Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sani and you are watching San Non-Stop. तो guys get I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है भाई हम लोग पाकिस्तानी जो है वो अमीर हो रहे हैं. गौरव ठाकुर कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रही, ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर तो इतनी महंगाई है, IMF से कर्जा लेके तो पाकिस्तान चलता है. बट गौरव ठाकुर बोल रहे हैं बिग जैकपॉट फॉर पाकिस्तान, विल पाक बिकम नेक्स्ट सऊदी अरब. ओह माय गॉड भाई, पैसा ही पैसा होने वाला है हमारे पास. तो क्या है वीडियो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. वीडियो का लिंक मेरे पास जब आया तो मैंने कहा यार फौरन से इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ये तो भाई लेटेस्ट न्यूज है. ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना. देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अमीर हो सकता है सऊदी अरब की तरह. तो बिना टाइम को वीडियो की तरफ चलते हैं. क्या पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है? क्या पाकिस्तान अगला सऊदी अरब बनने वाला है? जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बर्बादी पर जश्न मना रही थी, उसे कंगाल, एक फेल्ड स्टेट बुला रही थी. डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा है. Pakistan premier once again called his country a beggar state. They don't have money to run their government. Stop paying salaries to their diplomats. There's a gas crisis. There are massive protests. Pakistan is teetering on the edge of complete chaos. जब पाकिस्तानी अवाम खुद अपने ही मुल्क को छोड़कर भाग रही थी, देश के खिलाफ बगावत कर रही थी. I was driven by the economic uncertainties. Even though I had a very comfortable job, I decided this was not what I want to go through every day, right? तब पाकिस्तान एक सीक्रेट मिशन, एक खुफिया खोज पर जुटा हुआ था. एक ऐसी खोज जो बस कुछ ही महीनों में पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती थी. एक ऐसी खोज जो उनके मुल्क का कर्जा एक झटके में ही चुकता कर सकती थी. एक ऐसी खोज जिसने सऊदी और UAE जैसे अरब देशों को रातों रात अमीर बना दिया. खोज काले सोने की, जिसमें पाकिस्तान कामयाब हो भी चुका है. वाओ, 7 सितंबर 2024 हम वो अमीर दिन हो जिसका गए. इंतजार पाकिस्तानी सरकार सालों से कर रही थी. दरअसल पिछले 3 सालों से पाकिस्तान और उसका एक दोस्त मुल्क पाकिस्तानी टेरिटोरियल वाटर्स में ज्योग्राफिकल सर्वे कर रहे थे. सितंबर की शुरुआत होते ही एक्सप्लोरेशन टीम्स गहरे समुद्र में खोजबीन करने लगी और तभी 7 सितंबर की सुबह एक्सप्लोरेशन के बीच में ही उनके सोनार रेडार पर अचानक से कुछ हलचल होने लगी. रेडार पर काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे थे, जिससे पूरी टीम का ध्यान एकदम से उस पर पड़ने लगा. एक्सप्लोरेशन चीफ को उस सिग्नल को चेक करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने वही बताया जिसका पूरी टीम बेसब्री से इंतजार कर रही थी. उन्हें फाइनली वो जैकपॉट हाथ लग चुका था, जिससे सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का तक ये मानना है कि पाकिस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने समुद्र के तल में पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व मिल गया है. पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होने की उम्मीद मिली है. पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े कुछ तेल अच्छा और हो गैस रहा के है. ज़खायर का इंकशाफ हुआ है. The crisis-hit country has found new hope at the bottom of the sea. A blue water economy, that's how Pakistani officials are describing the major oil and gas deposits found in the country's territorial waters. Some estimates put the discovery as the world's 4th largest reserves. Now just think about it. पूरे दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व. ये इतना बड़ा न्यूज है कि इस रिजर्व से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद पाकिस्तान का कर्ज चुकता करना तो छोड़ो, कई एस्टिमेट्स तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान UAE जैसा एक अमीर देश बन सकता है. लेकिन एक मिनट, इस खबर को सुनकर आपको डेजावू जैसा महसूस नहीं हो रहा है? आज से 5 साल पहले तभी के पाकिस्तानी PM इमरान खान ने भी ओपन मीडिया में पाकिस्तान के सामने ऐसी कुछ खुश खबर सुनाई थी ना. इससे पहले इमरान खान ने भी यही कहा था कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा गैस और ऑयल रिजर्व मिल चुका है पाकिस्तान में. इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस न्यूज को भी तभी पाकिस्तानी मीडिया ने खूब सेलिब्रेट किया. कराची के करीब जेरे समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है. इस समुद्र में तेल और गैस की दरियाफ्त के हवाले से अच्छी खबर आने ही वाली है. लेकिन बाद में पता चला कि वो न्यूज तो बिल्कुल ही फेक था. वहां पर एक बूंद भी तेल का या गैस नहीं मिला था. मगर क्या इस बार वाकई में पाकिस्तान के भाग्य खुल चुके हैं?
क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया और पीएम इमरान खान ने ही ऑयल डिस्कवर हुआ कहकर ढिंडोरा पीटा था। तेल और गैस के ज़खायर से मुताल्लिक कौम को जल्द खुशखबरी दूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कराची के करीब ज़ेरे समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। पर इस बार आप बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज मीडिया चैनल्स को ही ले लो, बिजनेस टुडे हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया तक, इकोनॉमिक टाइम्स, हर एक मीडिया आउटलेट इस न्यूज को कवर कर रही है कि पाकिस्तान में वाकई में ऑयल डिस्कवर हुआ है। सो क्या फाइनली अब पाकिस्तानी अवाम इंडियंस को सीना ठोक कर गरीब देश बुलाने के हकदार हो चुके हैं? चलो समझते हैं पूरे माजरे को। अब बिफोर वी स्टार्ट ना, मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं पहले। मेरे हिसाब से ना, अगर पाकिस्तान को लेट्स से ऑयल रिजर्व्स मिल भी गए, फिर भी उनके देश में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को रत्ती भर, एक कौड़ी भर का भी फायदा नहीं होगा। यस, पाकिस्तान के रिजर्व्स मिलने के बावजूद भी उन्हें एक पैसे का फायदा इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इतिहास में उनके लीडर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी भरपाई पाकिस्तान आज तक कर रहा है। दरअसल इस करंट मिशन का पूरा भाग पाकिस्तान ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के हाथों में सौंपा गया था, जिसकी शुरुआत में तो वो कई बार नाकामयाब हुए, पर वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा और आखिरकार सितंबर 2024 में उनकी मेहनत रंग लाई। 7 सितंबर 2024 को ओगरा के एक टॉप ऑफिशियल आरिफ मोहम्मद ने इस खुशखबरी को पूरे देश के सामने सुनाया। इसमें उनका यह कहना था कि इस नए नवेले डिस्कवर्ड तेल के कुएं में सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं, बल्कि कई कीमती मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिलने के हाई चांसेस है, जिनकी वैल्यू आमतौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। और अगर सब कुछ उनकी प्लानिंग के हिसाब से हुआ ना, तो इस कुएं से पाकिस्तान को जिंदगी भर दूसरे देशों से एलएनजी गैस इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं रिजर्व से वो रातों रात अपने देश का $200 बिलियन का कर्ज आसानी से चुका सकते हैं। $200 बिलियन जो कर्जा दिया है वो पाकिस्तान में, ये भी उतर सकता है। आपकी इंपोर्ट एलएनजी भी बंद हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है। आरिफ के हिसाब से इस कुएं से तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान को पहले तो $5 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। अगर उन्हें ये $5 बिलियन मिल जाते हैं, तब कहीं जाकर 5 सालों बाद पाकिस्तान अपने सारे कर्ज चुका देगा, उसके काबिल बन जाएगा। अब $5 बिलियन खुदाई करने के लिए, ये सुनकर आपको दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? वेल, असल में पूरी की पूरी दाल ही काली है। कभी आपको कोका कोला की लॉटरी जीतने का ईमेल आया क्या? मुझे तो पता है $100 मिलियन की लॉटरी लग गई थी, पर यार मेरे पैसे ना कस्टम्स में अटक गए थे। उसे छुड़ाने के लिए ये लॉटरी वाले बस सिर्फ 25,000 रुपए मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे 100 मिलियन में से ना 25,000 के 1 मिलियन रख लो और पैसे घर पर भिजवा दो। उसके बाद से मेल आना ही बंद हो गया। पाकिस्तान के करतूतों से भी कुछ ऐसे ही अफ्रीकन स्कैम्स वाली बू नहीं आ रही क्या? क्योंकि इस बार पाकिस्तान में पिक्चर के किरदार अलग हो सकते हैं, उनके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट एकदम सेम टू सेम है, लाइक लास्ट टाइम। पाकिस्तान में सदियों से सेम स्क्रिप्ट वाली कहानी अलग अलग किरदारों के साथ हर 2 से 4 सालों में दोहराई जाती है। आगे समुंदर में गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और लगता ये है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा, और वो 1 हफ्ता अभी तक नहीं आया कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 सालों में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब समझाता हूं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, मार्च 2019 में इमरान खान ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान का नसीब अभी बदलने वाला है। उनके हाथ जैकपॉट लग चुका है। एक्सन मोबिल नाम की ऑयल कंपनी को पाकिस्तानी वाटर्स की ड्रिलिंग एरिया केकरा 1 में ऑयल और गैस रिजर्व्स मिल चुके हैं। बट पीएम जैसे इंसान के स्टेटमेंट के बाद भी ड्रिलिंग कंपनी से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। बाद में पता चला जिस केकरा 1 ऑयल सेक्टर की इमरान खान बात कर रहे थे, वहां पर कोई ऑयल रिजर्व्स नहीं था। सेम स्टोरी 2013 में भी हुई थी। तभी पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि उनको सिंध प्रोविंस में सिग्निफिकेंट गैस रिजर्व्स मिल चुके हैं और इससे देश के गैस इंपोर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन एक्सप्लोरेशन शुरू होने के बाद पता चला कि वहां पर गैस इतनी कम क्वांटिटी में मिला था कि प्रॉफिट तो भूल जाओ, उसे एक्सट्रैक्ट करने में खर्चा दुगना लग जाएगा। मतलब 4 आने की मुर्गी और 12 आने के मसाले का हिसाब हो जाएगा। प्लस उसका एक्सट्रैक्शन भी बहुत रिस्की था, और ये कोई 1-2 बार भी नहीं हुआ है। ये लिस्ट देखो, पाकिस्तान में ऑयल मिलने की खबरें आज से नहीं 1960s से चलती आ रही है। अब तक ऐसे 14 सो कॉल्ड ऑयल वेल्स पाकिस्तानी समुंदर में मिल चुके हैं। इसमें से सिर्फ इस एक को छोड़कर किसी में भी आज तक ऑयल या गैस नहीं मिला है, अनफॉर्चुनेटली।
अब आपको सवाल आया होगा कि फिर क्यों पाकिस्तानी लीडर्स बार बार तेल मिलने का हाइप क्रिएट कर रहे हैं? वेल, वो बात हम थोड़ी ही देर में समझेंगे कि इस बार ये हाइप इतना फेक क्यों है। लेकिन उससे पहले अगर आप जानते नहीं हो तो लेट मी टेल यू, फिलहाल यूएस इलेक्शंस की वजह से क्रिप्टो एक ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। पर अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से एकदम सेफली क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इसके लिए कॉइनस्विच एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। और अब आप यहाँ पर क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो जहां पर आपको मिलता है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है ट्रेड करने के लिए, यू कैन ट्रेड विद 25,000 रुपीज। प्लस अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो पहले 15 दिनों के लिए आपको मिलता है 100% फी रिबेट, मतलब आप अपने फीस को सेव करोगे। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया। और एक और एक जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा एश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ, मतलब आप इजीली पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, कंसिडर डाउनलोडिंग। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइनस्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। प्लस कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है जो दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। And of course, whenever investing in crypto, ध्यान देना crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky, with no regulatory recourse for any losses from such transactions. The cryptos mentioned in the video are for illustrative purposes only and should not be considered as recommendations. और अब वापस से लौट आते हैं हमारे टॉपिक पर। इतना हाइप तो यार पीआर वाले भी क्रिएट नहीं करते सोशल मीडिया में। सो माजरा समझने के लिए ना जरा इन चार्ट्स को देखना, सब समझ में आ जाएगा। बेसिकली पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है, जब भी उनके यहां पर एनर्जी क्राइसिस चल रहा हो, आईएमएफ से बेल आउट यानी कि और पैसे लेना हो, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हो, या फिर इन्वेस्टर्स को बताना हो कि उनकी जमीन में पोटेंशियल रिसोर्सेस है इसीलिए आओ और पाकिस्तान में पैसे लगाओ, तो उनकी सरकार यही तेल और गैस मिलने वाला स्कैम हर बार दोहराती रहती है। खुद ही देख लो, 2019 में जब पीएम इमरान खान ने अनाउंस किया था तभी पाकिस्तान में सीवियर एनर्जी क्राइसिस चल रहा था, साथ ही में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी चल रहे थे और साथ ही में पाकिस्तान आईएमएफ से $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी मांग रहा था। 2013 की भी अगर बात करें तो एनर्जी क्राइसिस चल रहा था और $6.6 बिलियन का आईएमएफ लोन मिला था। दशकों से पाकिस्तान की यही रीत रही है, कई अलग अलग पार्टीज आई, कई अलग अलग सरकारें आई और चली गई, मगर सभी ने पाकिस्तान की आवाम की आंखों में खूब धूल झोंका। उनके देश में चले आ रहे क्राइसिस से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे ऐसा महसूस हो आवाम को कि हमारे आगे का फ्यूचर ब्राइट है। मतलब जरा सोचो, हर 2 से 3 सालों में इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आईएमएफ से मिलते हैं। $3 billion loan for Pakistan. Around $6 billion. $7 billion $3 billion 2013 में 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। इतने पैसे जाते कहां पर है? इनकी इकोनॉमी स्टेबल होना तो छोड़ो, एक क्वार्टर में पॉजिटिव ग्रोथ भी नहीं दिखा पा रही है। अब हमारे देश भारत में भी ऐसी परिस्थिति आई थी पास्ट में, लेकिन हमने उस परिस्थिति से सीख ली। आखिरी बार हमने 1991 में आईएमएफ से मदद ली थी और उसके बाद चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, उनकी जो भी विचारधारा रही हो, पर 1991 के बाद से हमारे देश को किसी के भी हाथ जोड़ने नहीं पड़े। लेकिन पाकिस्तान भगवान ही जाने क्यों अपनी गलतियों से नहीं सीख ले रहा है। इस साल के शुरुआत में ही उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पब्लिकली इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से यह अपील की थी कि पाकिस्तान को नए ऑयल और गैस वेल्स की तलाश करने के लिए $30 बिलियन की जरूरत है। $30 बिलियन, जरा अमाउंट तो सोचो। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सीपेक प्रोजेक्ट जिसमें चाइना इन्वेस्टर था, उससे भी बड़ा अमाउंट है ये। अब हो सकता है कि ये वाली डिस्कवरी सच हो, क्योंकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज और इंटरनेशनल मीडिया भी इन क्लेम्स को सपोर्ट कर रही थी, बट ओगरा के ऑफिशियल मोहम्मद आरिफ खुद ही बोल रहे हैं कि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि रिजर्व्स हमारे एक्सपेक्टेशन से मीट करेंगे। उनका यह कहना है कि जब तक हम उन रिजर्व्स को एक्सप्लोर नहीं कर लेते तब तक हमारी एक्साइटमेंट बिल्कुल स्पेक्युलेटिव ही है। बट ये कहकर वो इन्वेस्टर्स से पैसे जरूर मांग रहे हैं, देश की जनता को एक मे बी झूठा दिलासा जरूर दे रहे हैं। सो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेल मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर उसको ढूंढने के लिए हमें $5 बिलियन चाहिए। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री और क्रेडिबिलिटी और मोहम्मद आरिफ का डुअल स्टैंड देखकर
मुझे पर्सनली तो बहुत डाउट हो रहा है इस बार भी सच में ऑयल रिजर्व्स नहीं मिलने वाले, बस कहानी बनाई जा रही है। और इसीलिए हमने भी अपने तरफ से थोड़ी और रिसर्च की और हमें एक न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिली। न्यूज 18 ने पाकिस्तान ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स का एक एक्सक्लूसिव सीक्रेट इंटरव्यू लिया। उसमें उन ऑफिसर्स ने यह बताया कि जो सर्वे क्लेम किया जा रहा है ना, वो बस एक साइस्मिक असेसमेंट था। यानी कि वो सर्वे कोई ऑयल डिस्कवरी वाला सर्वे नहीं था, बल्कि अर्थक्वेक जोन्स का पता लगाने वाला सर्वे था, जो सर्वे बिल्कुल भी नहीं बताता है कि नीचे ऑयल रिजर्व्स है भी कि नहीं। अब हो सकता है उनके सोनार रेडार में जो हलचल हो रही थी वो कोई ग्राउंड डिप्रेशन की होगी, जिसे देखते ही बिना प्रॉपर जांच किए वापस गवर्नमेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया, वापस से वही नैरेटिव पेश करना शुरू कर दिया लोगों के सामने। अब एक और एक रीजन जिससे मुझे पर्सनली लगता है कि ये कहानी भी बिल्कुल फेक है, क्योंकि देखो दिसंबर 2022 में खुद उनके पेट्रोलियम डिवीजन के रिपोर्ट में साफ साफ ये लिख कर आया कि पाकिस्तान की ऑनशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, यानी कि जमीन पर जितने भी गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं ना, वो 80% एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और इसीलिए उनकी सरकार को अब समुद्र में तेल और गैस ढूंढना पड़ेगा। लेकिन डीप सी में भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कुछ साल पहले ही चाइनीज जियोलॉजिकल सर्वे ने पाकिस्तानी टेरिटोरियल वाटर्स में 14 ड्रिल्स किए थे और उन्हें इस सर्वे से यह पता चला था कि उनके सी फ्लोर में जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, उनका चार्ज बहुत ही ज्यादा कम है, जिससे ऑयल रिजर्व बन ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की जनता खुद उनके सरकार के इस स्कैम से बहुत अच्छे से वाकिफ भी है। आप इस वीडियो के टाइटल को अगर YouTube पर डालोगे ना, तो आपको उस वीडियोस के कमेंट्स में दिख जाएगा कि पाकिस्तानी जनता खुद अपने ही सरकार के इस स्कैम से कितनी फेड अप हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये हमारे साथ ना एक गेम खेलते हैं, लाइक वो जैसे मतलब मछली का शिकार करते हैं ना, हमारे साथ नहीं, इन्वेस्टर्स के साथ। जनता क्या, खुद ऑयल कंपनीज भी पाकिस्तान में तेल खोजने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। रिसेंटली जब पाकिस्तान ने उनके 18 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स यानी एरियाज में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बिडिंग बुलाई थी, और तब भी एक भी इंटरनेशनल बिडर ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सिर्फ उनकी 2 लोकल कंपनीज, जिसमें से भी एक तो स्टेट ओन्ड है, उन्होंने 3 ब्लॉक्स पर बिड किया और बाकी के 15 ब्लॉक्स को तो कोई पूछने भी नहीं आया। इसका कारण सिर्फ यह बात नहीं है कि पाकिस्तान की जमीन पर तेल नहीं है। एक्चुअली में 2 ऐसी और वजहें हैं जिससे पाकिस्तान में कोई कंपनी आना ही नहीं चाहती। पहली वजह यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और उनकी कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल भी सेफ नहीं है बिकॉज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स। अक्टूबर 7, 2024 को सेपरेटिस्ट बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाइनीज वर्कर्स और इंजीनियर्स पर अटैक कर दिया। China has asked Pakistan to thoroughly investigate the truth, hold the perpetrators accountable, and give them severe punishment. Beijing has also asked Islamabad to protect the safety of Chinese personnel, institutions, and projects. अक्टूबर 12, 2024 को BLA ने कोल माइन में काम करने वाले अफगानी वर्कर्स पर अटैक कर दिया। इससे पहले मार्च में TTP ने डासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 5 चाइनीज नेशनल्स को जान से मार दिया। The group led by the Chinese Foreign Ministry arrived in Islamabad last Friday. Now, the bus was carrying workers to the Dasu hydropower project, some 190 kilometers north of Pakistan's capital Islamabad, where the blast occurred. पिछले 1 साल में करीब 100 चाइनीज नेशनल्स को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मार गिराया, क्योंकि उन सेपरेटिस्ट का मानना यह है कि बाहर से आए लोग उनके देश के रिसोर्सेज उनसे छीन रहे हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पिछले साल 2023 में ही ऐसे 129 टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में हो चुके हैं, जिससे आज बाहर की कंपनीज यहां पर काम करने से डर रही है। दूसरा बड़ा कारण है पाकिस्तान की सरासर दादागिरी और 420। पाकिस्तान में करप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यह हर कोई जानता है। जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनी इस देश में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम शुरू करती है, तब ये लोग उनके साथ 2 स्कैम्स करते हैं। सबसे पहला तो या तो काम खत्म होने के बाद कंपनी को बिना पैसे दिए देश से भगा देते हैं, जैसे 2008 में जब इनके देश में एनर्जी क्राइसिस शुरू था, तब पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक टर्किश कंपनी को दिया, जिस कंपनी का नाम था कारके कारेडिनिज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इस कंपनी ने उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके भी दिया। सब कुछ अच्छे से हो गया, और फिर जब पैसे देने की बारी आई, तब KKEC पर उनकी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया और उन पर यह आरोप लगाए गए कि उस कंपनी ने फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट लिया था। इसके बाद पैसे मिलना तो दूर,
कंपनी के एसेट्स भी पाकिस्तान में जब्त कर लिए गए। और फिर अंत में KKEC कंपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गई, जहां पर पाकिस्तान को दोषी पाया गया और उन्हें उस कंपनी को $1.2 बिलियन का फाइन भरने बोला। अब ये कोई इकलौता केस नहीं है, बल्कि ऐसा 4 बार हो चुका है जब इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। अच्छा। लेकिन एक और एक चीज यहां पर, सभी कंपनीज को पाकिस्तान भगाता नहीं है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कुछ कंपनीज के साथ मिलकर ही स्कैम कर लेते हैं और अपनी ही जनता को लूट लेते हैं। जैसे 2017 में एक स्कैम पकड़ा गया था, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऑयल कंपनीज को एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस इशू किया और जब उस एक्सप्लोरेशन में ऑयल मिल गया तब उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की जगह पर उल्टा आपस में मांडवली करके उस ऑयल को बेच दिया। इन टोटल ऑफिशियल्स ने 86 बिलियन रुपीस का फ्रॉड किया था। एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली ऐसे ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड उनके यहां पर स्कैम्स हर साल होते हैं। अब चलो, इस सब के बाद भी मान लो पाकिस्तान को ऑयल मिल भी गया, लेकिन जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, उनके लीडर्स ने इतिहास में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिससे उनकी जनता को ऑयल मिलने के बाद भी उनका एक भी पैसे का फायदा नहीं होगा। इस लिस्ट को जरा देखना। ये पाकिस्तान की 5 ऑयल रिफाइनरीज है जो जमीन से क्रूड ऑयल निकालकर उसे पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करती है। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें से एक को भी पाकिस्तानी सरकार कंप्लीटली ओन नहीं करती। इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर कल को तेल मिल भी जाता है तो भी मेजॉरिटी प्रॉफिट दूसरे देशों की कंपनीज ही ले जाएंगे। अब आप बोलोगे कि कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे पाकिस्तान को, क्योंकि इन कंपनीज में गवर्नमेंट का भी थोड़ा तो शेयर होगा ही। वेल, तो उसे समझने के लिए ये चार्ट देखना। ये पाकिस्तान की टॉप 7 फ्यूल स्टेशन कंपनीज है, जिनमें से भी 5 कंपनीज फॉरेन ओन्ड है, विच मींस ऑयल मिल भी अगर जाता है तो इसका कुछ खास फायदा पाकिस्तान को होने नहीं वाला। अब पाकिस्तान का फायदा इस ऑयल डिस्कवरी से हो या ना हो, इससे हमें क्या, हम तो इंडियंस हैं। मगर आपका फायदा बिल्कुल हो सकता है मेरी इस वाली वीडियो से, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री और स्पेशली इंडिया के रॉ की हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली चेक आउट दिस वीडियो, जहां पर हमने कई इंडियन स्पाइस की कहानियां ली है जो दूसरे देशों के जासूसों द्वारा हनी ट्रैप हो गए। हाँ जी, हनी ट्रैप से भी बड़ा ट्रैप जो है ना वो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो कर रही है बाकी मतलब इन्वेस्टर्स के साथ। लेकिन अभी जाल फेंकने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अभी सबको पता चल चुका है कि भाई इतने सालों से इनको जो है बहुत टाइम से जो है ये जो है ना चूना लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पे ये है, आप इतने $1 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करें तो तभी मिलेगा। तो वो डॉलर्स तो ले लेते हैं, तो वो आगे से कुछ मिलता तो है नहीं। तो मैं तो मतलब स्टार्टिंग में मतलब मैंने ये वीडियो नहीं थी देखी स्टार्टिंग में मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि यार चलो ठीक है, पाकिस्तान का कुछ तो भला होगा, कुछ तो महंगाई यहाँ पर कम होगी, चीजें सस्ती मिलेंगी, पेट्रोल सस्ता होगा, सारी चीजें। मतलब मैं तो सपने सजा कर बैठ गई थी, बट मुझे नहीं था पता कि ये तो मोए हुकूमत ने कर दिया है, प्रैंक है, स्कैम है ये तो सारी चीजें। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएगा। तो चलिए कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।